नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस जिला दर्शन की सीरीज में आज हरियाणा के चौथे जिले के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने अंबाला, गुरुग्राम और उसके बाद हमने हिसार, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। और आज चौथा डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे लिखा है हार्ट ऑफ द हरियाणा, यानी कि हरियाणा का हृदय, यानी कि जींद जिले के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि पीपीटी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ज्योग्राफी बाई नरेंद्र सर, NARENDRA, आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। और दूसरी बात कि पीपीटी से काम नहीं चलेगा। आपने अगर पहले देख रहे होंगे तो आपको पता है एक नोटबुक और पेन आपके हाथ में होना चाहिए, और जैसे जैसे मैं लिखता जाता हूं आप मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, तो ही बात बन पाएगी, तो ही आप चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, तो पीपीटी भी प्लस आपको जो नोट्स मैं आपको जो लिखवाऊंगा, जो बातें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा जरूरी है, और आप लिखेंगे तो बार बार रिवाइज होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आप जब इस जिला दर्शन की सीरीज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके और कमेंट जरूर से जरूर करना है। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के चौथे जिले यानी कि जींद के बारे में। इससे पहले 3 जिलों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम हेडिंग लगा लेंगे जींद। अगर हम जींद की बात करते हैं तो जींद हरियाणा का वो जिला है जो कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनता है, तो हरियाणा बनता है तो उस समय हरियाणा में 7 जिले होते थे, और वो जो 7 जिले होते थे उन 7 में से जींद भी एक जिला था। और इसको कहा जाता है हरियाणा का हृदय, इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा। अब इसको हार्ट ऑफ हरियाणा जब हम कहते हैं तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि हार्ट ऑफ हरियाणा इसको क्यों कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जींद हरियाणा के बीच में स्थित है। अगर हम हरियाणा की स्थिति देखते हैं, हरियाणा की पोजीशन देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जींद की जो स्थिति है वो हरियाणा के बीच में है। लेकिन जींद को हरियाणा का हृदय क्यों कहा जाता है, हम यहां देखेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो लोकेशन है, ये जो स्थिति है, कि यहां पर जींद की सीमा फतेहाबाद के साथ लग रही है, हिसार के साथ लग रही है, रोहतक के साथ, सोनीपत के साथ, पानीपत, करनाल और कैथल। इसका मतलब यह है कि जींद वो जिला है जो हरियाणा के सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहां आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि जींद 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और 7 जिलों के साथ सीमा साझा करने के कारण जींद को क्या कहा जाता है, हरियाणा का हृदय कहा जाता है। यहीं पर मैं एक बात बता दूं आपको कि यहां पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है रोहतक। तो अगर कभी हरियाणा के हृदय पूछा जाता है और जींद ऑप्शन में नहीं है, तो फिर दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जो जिला है हरियाणा का, वो जिला है रोहतक। तो अगर जींद ऑप्शन में नहीं है तो हरियाणा का हृदय किसे कहा जाएगा, रोहतक को कहा जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। आप लिख लेंगे जींद हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और इसके बाद लिखेंगे हम कि अगर जींद ऑप्शन में नहीं है तो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है रोहतक। इसलिए फिर हम रोहतक को क्या कहेंगे, रोहतक को हम कहेंगे ये हार्ट ऑफ हरियाणा है, क्योंकि ये जींद के बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा के सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे कि जींद का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है। जींद एक ऐसा जिला है कि जब हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे, और वो जो 7 जिले थे उसमें से जींद एक ऐसा जिला है जिसका कभी विभाजन नहीं हुआ, यानी कि इससे काटकर किसी दूसरे जिले को नहीं बनाया गया। तो जींद का जो ऑफिशियली जो क्षेत्रफल है, और वो क्षेत्रफल कितना है, वो क्षेत्रफल है। और जींद जब हरियाणा का गठन होता है तो उस समय सबसे छोटा जिला था, और वर्तमान में इसका जो क्षेत्रफल है वो 2702 स्क्वायर किलोमीटर है। और गठन के समय, हरियाणा के गठन के समय जींद क्या था, सबसे छोटा जिला था। गठन के समय सबसे छोटा जिला जींद था। तो दूसरा पॉइंट लिख लेंगे। यहां पर 2702 है, और पहले इसका जो क्षेत्रफल था वो ये, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जो जींद का क्षेत्रफल है वो वर्तमान में 2702 स्क्वायर किलोमीटर है, और वास्तविकता में इसका जो क्षेत्रफल था वो 2712 स्क्वायर किलोमीटर था। तो ये दोनों ही क्या है, वर्तमान का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो वर्तमान के क्षेत्रफल में आपको लिखना है कि 2702 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं
कि अगर हम जींद की बात करते हैं तो इसकी जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कितनी है। तो इसकी जनसंख्या आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखनी है, मैं आपको हमेशा बताता रहा हूं कि जिलों की जनसंख्या आपको पूरी याद नहीं रखनी है। 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि इस जिले की जनसंख्या 15 लाख से अधिक है, इस जिले की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो जींद उन जिलों में आता है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। जींद की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो लिख लेंगे कि जनसंख्या के अनुसार जींद 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों में शामिल है। ठीक है, ओके। उसके बाद अब हम जींद की आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो जींद है, जो जींद जिला है, उसका पुराना नाम क्या था, इसके अन्य नाम जो है वो क्या है। तो हम कहेंगे कि जींद का जो पुराना नाम था, जींद का जो पुराना नाम था वो जयंती देवी से इस नाम का संबंध जोड़ा जाता है और इसलिए इसे जयंतपुरी, इसका पुराना नाम जयंतपुरी या फिर जैतपुरी, जयंती देवी के नाम से इसका संबंध है और उसके अनुसार इसका जो पुराना नाम है वो जयंतपुरी या फिर जैतपुरी है। और यहीं पर हम देखेंगे कि जींद का जो नामकरण हुआ, जींद का जो नाम पड़ा, वो नाम कैसे पड़ा। तो हम कहेंगे कि जींद का जो नामकरण हुआ, जींद जिले का जो नाम पड़ा, वो इस जयंती देवी के नाम पर ही पड़ा। बेसिकली क्या था कि ये जो जयंती देवी है, ये माना जाता है कि जो जयंती देवी है वो किसके प्रतीक है, जयंती देवी के नाम पर। और जो जयंती देवी है वो जीत की प्रतीक है, जीत की देवी है। तो पांडवों ने यहां पर क्या की थी, जींद जिले का संबंध बड़ा ऐतिहासिक जिला है ये, इसका संबंध मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमारे बहुत पुराने प्राचीन जो ग्रंथ हैं उन प्राचीन ग्रंथों में भी जींद का जिक्र मिलता है। तो जींद का जो नाम पड़ा वो जयंती देवी के नाम पे पड़ा। जयंती देवी जीत की देवी मानी जाती है। आपको पता है कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ और वो युद्ध जो हुआ, महाभारत का युद्ध, वो कुरुक्षेत्र में हुआ। तो पांडव जो थे उन्होंने अपनी पूजा की थी कि हमें इस युद्ध में जीत प्राप्त हो, मान्यता है ऐसी, और उसके अनुसार जयंती देवी के नाम पर इसका नाम पड़ा, इसका नाम हुआ क्या, जींद। इसके बाद इसके जो नाम है, उस नाम में यहां पर पांडवों और कौरवों का जिक्र है। तो एक बात मैं और बता दूं, यहां पर एक चीज और लिख लेंगे कि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि वो किसको कहा जाता है, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि जींद को कहा जाता है। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे जो सवाल हैं वो हमें खासी समस्या उत्पन्न करते हैं। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि जींद को कहा जाता है। कौरवों और पांडवों का संबंध जींद से रहा है। आगे हम पांडु पिंडारा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पांडु पिंडारा में सोमवती अमावस्या के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये पॉइंट जरूर लिख लेंगे, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि किसको कहा जाता है, जींद को ही कहा जाता है। ठीक है, और जींद को मिल्क सिटी भी कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन होने के कारण जींद को क्या कहा जाता है, जींद को मिल्क सिटी भी कहा जाता है। तो ये क्या कर लेंगे, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका पुराना नाम हो गया, इसका नामकरण हो गया। और एक पॉइंट की इंपॉर्टेंट है कि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि भी जींद को कहा जाता है। उसके बाद थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, कितनी विधानसभाएं हैं और कितने यहां पर तहसील हैं, कि कौन कौन सी उप तहसील हैं। तो हम बात करते हैं अगर यहां पर विधानसभा के बारे में, तो हम कहते हैं कि जो जींद है, सर्वाधिक विधानसभा तो हमने पढ़ा था हिसार में थी। अगर हम विधानसभाओं की बात करते हैं तो यहां जो विधानसभा है वो 5 विधानसभा है। लिखेंगे जींद में 5 विधानसभा है। तो जींद में कौन कौन सी विधानसभा है, सबसे पहले तो जींद खुद एक विधानसभा है। दूसरी जो विधानसभा है वो रिजर्व सीट है नरवाना। और आपको पता है कि हरियाणा में 90 सीटें हैं विधानसभा की, 17 रिजर्व हैं। तो जींद की जो रिजर्व सीट है वो नरवाना है और यहां से जो एमएलए हैं वो कृष्ण कुमार बेदी हैं। कृष्ण कुमार बेदी क्या है, यहां से एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एमएलए है। इसके बाद है तीसरा सफीदो, सर्पदमन, राजा जन्मेजय, आगे पढ़ेंगे। सफीदो से जानते होंगे आप दादा गौतम, ठीक है, तो सोदाई की मीनी। तो सफीदो से कौन है, दादा गौतम है। जुलाना से विनेश फोगाट है, जुलाना से विनेश, हालांकि ये मैं बता रहा हूं आपको, बस आपको केवल ये याद रखना है, कृष्ण कुमार बेदी। इसके अलावा आपको किसी को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, नो नीड।
कोई एमएलए के नाम याद नहीं रखने आप, 90 के 90 एमएलए, बस रिजर्व सीट का हो सकता है पूछ ले, रिजर्व सीट कि भाई रिजर्व सीट से वहां से किस उस विधानसभा से कौन एमएलए है, तो केवल यही याद रखना है। जुलाना से विनेश फोगाट है, तो विनेश फोगाट इसलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि खिलाड़ी है, तो हो सकता है कि वो जुलाना से पूछ ले। और उसके अलावा उचाना, ये 5 क्या है विधानसभा सीटें, ठीक है, जींद, नरवाना, सफीदो, जुलाना और उचाना। और जब तहसील की बात करते हैं तो यहीं पर आप लिख लेंगे तहसील कि 5 तो विधानसभा है ही है, उस 5 विधानसभा के साथ साथ जो तहसील में आएंगे वो तहसील में सारे आएंगे। और उसके बाद आता है कलेवा, अलेवा क्या है, एक तहसील और है, तो तहसील 6 हो जाती है, तहसील क्या हो जाती है, 6 हो जाती है। तो पांचों की पांचों तो विधानसभा जो है वो तहसील में भी शामिल है, और उसके अलावा एक क्या है, अलेवा है, ठीक है। और उप तहसील पिल्लूखेड़ा है, हालांकि उप तहसील जरूरी है नहीं, इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। उप तहसील जो है वो है पिल्लूखेड़ा, उप तहसील क्या है, पिल्लूखेड़ा। ये क्या है, यहां पर विधानसभा, तहसील और उप तहसील है, ठीक है, ओके। अब देखो ये किसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब जींद का जिक्र होगा तो धार्मिक स्थलों का जिक्र बहुत होगा, जींद का जिक्र होगा तो पुराने जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनका जिक्र बहुत होगा। जींद का जिक्र होगा तो जींद की रियासत का जिक्र होगा, अंग्रेजों का जिक्र होगा। और जींद रियासत जो है वो जींद रियासत को अंग्रेजों का साथ देने के लिए माना जाता है, 1857 की क्रांति में भी जींद रियासत के जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। तो हम कहेंगे कि अब अगला जो डिस्कशन है वो जींद की रियासत के बारे में है। तो जींद रियासत जो है, जींद रियासत, इस जींद रियासत की जो स्थापना हुई, वो स्थापना जब हुई तो एक राजा होते थे, राजा गजपत सिंह। और ये जो राजा गजपत सिंह थे, ये राजा गजपत सिंह जींद रियासत की स्थापना करते हैं 1763 में। तो क्या था कि उस समय जो सिख शक्तियां थी, वो सिख शक्तियां अलग अलग भागों में बट गई थी। जब हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि जब सिख शक्ति विभिन्न भागों में बटी, तो वहां पर जो सिख शक्तियां विभिन्न भागों में बटी तो उनको कहते थे मिसल। और वहीं पर एक होती थी फुल्किया मिसल। ये जो फुल्किया मिसल थी, ये जो फुल्किया मिसल, तो मिसल क्या थी जी, जो सिख शक्तियां थी वो अलग अलग भागों में बटी तो उन्हें मिसल कहा जाता था। तो जो फुल्किया मिसल थी, उस फुल्किया मिसल से आते थे गजपत सिंह, और उन्होंने क्या किया, जींद रियासत की स्थापना की। उन्होंने जींद रियासत की स्थापना की। तो यहां से होती है जींद रियासत की स्थापना। जींद रियासत की जो स्थापना हुई वो गजपत सिंह ने की। और गजपत सिंह से पहले जो यहां शासन करते थे वो करते थे गवर्नर जैन खान। जींद रियासत में गजपत सिंह से पहले यहां पर जो शासन था वो गवर्नर जैन खान यहां पर क्या करते थे, अपना शासन चलाते थे। तो ये पॉइंट क्या कर लेंगे, आप लिख लेंगे, ये पॉइंट आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो, क्लियर है। उसके बाद देख लेते हैं कि जो जींद है उसमें प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। तो अगर हम जींद के प्रमुख उद्योगों की बात करते हैं तो जींद के सबसे प्रमुख उद्योग में आता है दूध। आपको बताया मिल्क सिटी है, तो मिल्क सिटी है तो ऑब्वियस सी बात है दूध से संबंधित उद्योग मिलेंगे। यहां पर वीटा मिल्क प्लांट, और प्रदेश का जो पहला मिल्क प्लांट है वो पहला मिल्क प्लांट यहीं पर स्थापित किया गया था, वीटा मिल्क प्लांट। इसके अलावा एक और मिल्क प्लांट है, लक्ष्य मिल्क प्लांट। ये प्राइवेट है, मतलब सरकारी मिल्क प्लांट नहीं है। लक्ष्य मिल्क प्लांट एक पोल्ट्री फार्म है और पोल्ट्री प्रजनन कंपनी है। उसका नाम है आई थिंक रेडू ग्रुप, रेडू REDDU, रेडू ग्रुप। तो रेडू ग्रुप क्या करता है, इस लक्ष्य मिल्क प्लांट को चलाता है। तो दूध का जो काम है वो मेनली वीटा मिल्क प्लांट और लक्ष्य मिल्क प्लांट। इसके अलावा चीनी उद्योग और चौथा है चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग जींद में प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग के लिए जींद फेमस है। लेकिन
चमड़ा उद्योग के लिए जींद से पहले अगर हरियाणा में फरीदाबाद आपको ऑप्शन मिलता है तो पहले आप फरीदाबाद लगाएंगे। फरीदाबाद नहीं मिलता है तो फिर आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, चमड़ा उद्योग के लिए आप जींद लगा सकते हैं। और इसके अलावा साइकिल उद्योग, इसके अलावा साइकिल उद्योग, ये क्या है, ये प्रमुख उद्योग हैं जो कि जींद में है। ये प्रमुख उद्योग हैं जो कि जींद में है। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया कि जींद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मंदिर हैं, मेले हैं, पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, तो मंदिर मेलों का बड़ा जिक्र मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंदिरों के बारे में कि जींद में कौन कौन से मंदिर हैं, और ये पूछे जाते हैं जींद से। मतलब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो यहां से मिलेंगे। तो यहां सबसे प्रमुख मंदिर है और उस मंदिर का नाम है रानी तालाब मंदिर। रानी तालाब मंदिर, ये जो रानी तालाब मंदिर है, ये रानी तालाब मंदिर जींद में सबसे पहले आता है। कारण है इसका, रीजन है इसका, इसको कहा जाता है कि ये जो रानी तालाब मंदिर है ये जींद का सिटी सिंबल है। जींद का सिटी सिंबल है। अगर आप रानी तालाब को देखेंगे तो रानी तालाब आपको नजर आएगा कि जिस तरीके से अमृतसर में जो गोल्डन टेंपल है, और गोल्डन टेंपल में आप देखते हैं कि चारों तरफ पानी है, तो पानी है तो उसी की तर्ज पर बनाया गया है रानी तालाब मंदिर। ये जो रानी तालाब मंदिर है, यहां पर एक जो पूजा होती है वो भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, श्री हर कैलाश मंदिर, श्री हर कैलाश, तो कैलाश भगवान शिव का ही नाम है, श्री हर कैलाश मंदिर, या फिर आप कह लो यहां पर भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर यहीं पर है। बेसिकली क्या था, कहानी क्या है, कहानी यह है कि यहां पर एक राजा होते थे, और वो जो राजा होते थे उनका नाम था राजा रघुवीर सिंह चौधरी। तो ये आप लिख लेंगे, यहां पर एक राजा होते थे, मैं यहां लिख देता हूं, राजा रघुवीर सिंह चौधरी। जो राजा रघुवीर सिंह चौधरी थे, उन्होंने अपनी पत्नी के स्नान करने के लिए यहां पर तालाब बनवाया। वो राजा रघुवीर सिंह चौधरी चाहते थे कि वो पंजाब जाएं। उन्होंने पंजाब जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन पंजाब के जो राजा थे उन्होंने उनके निमंत्रण को, उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया। कारण था कि जींद रियासत के जो राजा हैं, जींद रियासत को मैंने बताया आपको कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, उन्होंने भारतवासियों का साथ नहीं दिया था। तो उन्होंने क्या किया कि वो स्वर्ण मंदिर देखना चाहते थे, तो उन्होंने स्वर्ण मंदिर के तर्ज पर ही यहां पर अपने क्या कर दिया, इस मंदिर का निर्माण कर दिया। और ये जो मंदिर का निर्माण है ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के तर्ज पर ही है। यहां पर एक फिल्म थी बॉलीवुड की, और ये पूछा हुआ सवाल भी है, उस फिल्म का नाम था पवित्र पापी फिल्म। पवित्र पापी फिल्म। और ये जो पवित्र पापी मूवी थी, पवित्र पापी फिल्म थी, इस फिल्म के किसी गाने की शूटिंग यहां पर हुई है। ये जो रानी तालाब मंदिर है, इस रानी तालाब मंदिर में अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, मैं आपको बता दूं एक बार, अगर आप यहां सर्च करेंगे रानी तालाब मंदिर, तो यहां आपको इमेजेस में जाके देखेंगे तो यहां आपको इस तरीके से इमेज नजर आएंगी कि चारों तरफ पानी है और बीच में मंदिर है। चारों तरफ पानी है और बीच में मंदिर है। तो ये सबसे प्रमुख मंदिर है यहां पे। ठीक है, चलो दूसरा जो मंदिर है, तो ये एक हो गया रानी तालाब मंदिर। दूसरा जो मंदिर है वो भगवान परशुराम का मंदिर है। ठीक है, रामराय गांव है, और रामराय गांव को भगवान परशुराम का मंदिर। तो ये जो मंदिर है ये जींद के रामराय गांव में है, और ये जो रामराय गांव है इसको परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। माना जाता है कि परशुराम की जन्मस्थली है, इसे परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। इसके अलावा जयंती देवी मंदिर, तो जयंती देवी मंदिर तो होगा ही होगा कि जयंती देवी के नाम पे तो इस शहर का जो नाम है वो जींद पड़ा है, और पांडवों द्वारा निर्माण हुआ। इस मंदिर का जो निर्माण किया वो इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया। ठीक है, इसके अलावा हटकेश्वर मंदिर,
हटकेश्वर की बड़ी अच्छी कहानी है, पढ़ेंगे आगे। हटकेश्वर मंदिर, ये जो हटकेश्वर मंदिर है ये हाट गांव में है। हटकेश्वर मंदिर हाट गांव में है। भगवान परशुराम मंदिर, जयंती देवी मंदिर, हटकेश्वर मंदिर, पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा मंदिर, ठीक है। और मेले भी यही लगते हैं, मेलों में बताएंगे आगे। तो पांडु पिंडारा मंदिर भी है आपका, कहां पर है? पिंडारा, ठीक है। और ये प्रसिद्ध है सोमवती अमावस्या के लिए। सोमवती अमावस्या के लिए पांडवों ने अपने जो बुजुर्ग थे, अपने जो उनके जो लोग मारे गए थे युद्ध में, तो वो सबका पिंड दान करना चाहते थे। तो उन्होंने सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था और 12 वर्षों तक पांडवों ने सोमवती अमावस्या का यहां पर इंतजार किया था, ठीक है। उसके अलावा बाबा जीतगिरी मंदिर, इसके अलावा अगला लिखेंगे एक मंदिर, बाबा जीतगिरी मंदिर, बाबा जीतगिरी मंदिर, ठीक है। ये उचाना में पड़ता है, लेकिन जींद है तो जींद में ही आएगा फिर, ठीक है। काकड़ोद पड़ता है, काकड़ोद उचाना में, ठीक है। तो ये लिख लेंगे, हटकेश्वर, पांडु पिंडारा, बाबा जीतगिरी, जयंती देवी और भगवान परशुराम मंदिर। ये जो मंदिर है ये प्रसिद्ध मंदिर यहां पर है, ठीक है, ओके। ये जो मंदिर हैं, इन मंदिरों के साथ साथ कुछ जगह हैं जहां पर मेले लगते हैं। तो वो जो मेले लगते हैं वो मेले देख लेते हैं, कौन कौन से मेले हैं। तो ये नोट कर लेंगे, आप साथ के साथ लिखते रहेंगे। अगला, अगर हम यहां पर कौन कौन से प्रसिद्ध मेले हैं, तो सबसे पहले यहां पर जो याद रखना है वो याद रखना है सच्चा सौदा। सच्चा सौदा सुन के बाबा राम रहीम डेरा को याद मत करना। सच्चा सौदा मेला जो है ये गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में लगता है। गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में, गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में सच्चा सौदा मेला है। बाबा भोलूनाथ मेला, बाबा भोलूनाथ मेला, तो लिख लो इनको, बाबा भोलूनाथ मेला, सच्चा सौदा मेला। और जो पांडु पिंडारा पढ़ा, वहां पांडु पिंडारा में मेला भी लगता है, जिसे हम पिंडारा में लगता है वो, जिसे हम कहते हैं पांडु पिंडारा मेला। तो ये कहां पर लगता है? पिंडारा में लगता है, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में लिख लो, अदरवाइज फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। तो हरियाणा का हरिद्वार भी कहा जाता है इसको, पिंडारा को। हरियाणा का हरिद्वार, लघु हरिद्वार, हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है, ठीक है। यहां पर ये जो मेला लगता है, ये मेला भी कब लगता है? ये मेला भी सोमवती अमावस्या को लगता है, सोमवती अमावस्या को। आजकल आप देखते होंगे ना, सोमवती अमावस्या क्या होती है पता है? जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है। तो कलयुग में सोमवती अमावस्या बहुत आएंगी, ऐसा मतलब माना जाता है। अन्यथा सोमवती अमावस्या का अपना एक अलग महत्व होता था। और आजकल भी यार अपने हरियाणा में आप लोग गांव में देखते होंगे कि जिस दिन सोमवती अमावस्या होती है तो उस दिन एक विशेष तौर पे, मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना जो पितृ की वो करते हैं, पूजा करते हैं, तो अमावस्या के दिन हरियाणा में आपने देखा वो सबके घर में अपना एक पितृ होता है, अपने देवता होते हैं। तो पितृ के नाम पर किसी पंडित को, पुरोहित को या फिर भांजे को, ठीक है, क्या किया जाते हैं? वस्त्र दान किए जाते हैं। तो कोशिश क्या करते हैं हम, ये सोचते हैं कि सोमवती अमावस्या आएगी ना, तो सोमवती अमावस्या के दिन ऐसा करेंगे कि सोमवती अमावस्या का अपना एक अलग ही पुण्य लगता है, ठीक है। लगता है नहीं लगता है वो तो भगवान जाने, बट माना जाता है कि सोमवती अमावस्या को ऐसा होता है। तो सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था यहां पर 12 वर्षों तक पांडवों ने, ठीक है। सच्चा सौदा मेला, बाबा भोलूनाथ मेला, पांडु पिंडारा मेला। इसके अलावा नागक्षेत्र मेला, इसके अलावा एक मेला है नागक्षेत्र मेला। ये जो नागक्षेत्र मेला है ये सफीदों में लगता है, सफीदों में। सफीदों को सर्पदमन के नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है। राजा जन्मेजय ने यहां पर यज्ञ किया था और सांपों को, बिकॉज उनके जो पिता थे, ठीक है, राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई थी तक्षक नाग के खाने से, ठीक है। परीक्षित जो थे वो परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, अर्जुन के पौत्र थे, अर्जुन का पोता था
और अभिमन्यु का पुत्र था। परीक्षित का बेटा जन्मेजय हुआ, उसने सफेदों में यज्ञ किया और जितने भी नाग थे वो सभी नागों को वहां पे क्या दी थी, उसने आहुति दी थी। तो नाग क्षेत्र मेला लगता है सफेदों में। इसके अलावा हटकेश्वर मेला, हटकेश्वर मेला, हटकेश्वर मेला लगता है हाट गांव में। हटकेश्वर मेला हाट गांव में, हटकेश्वर मेला। और एक मेला है धमतान साहिब मेला, धमतान साहिब मेला, ठीक है। धमतान साहिब आगे हम पढ़ेंगे तो दोबारा से धमतान साहिब का जिक्र आएगा, ठीक है। तो इसका जो पुराना नाम था वो धर्मस्थान था, धर्मस्थान, पुराना नाम धर्मस्थान था, लेकिन फिर बाद में नाम हो गया धमतान, ठीक है। तो धमतान में भी क्या लगता है, मेला लगता है, और ये धमतान में ही लगता है बेसिकली, ठीक है। हजरत गाबी शाह का मेला, हजरत गाबी शाह का मेला, हजरत गाबी शाह का मेला, ये प्रसिद्ध मेले हैं जो यहां पर लगते हैं, ठीक है। हजरत गाबी शाह का मेला, ये प्रसिद्ध मेले लगते हैं। और जो भगवान परशुराम की जन्मस्थली है रामराय गांव, तो वहां पर भी मेला लगता है, ठीक है। वो जो मेला है वो भगवान परशुराम का ही मेला लगता है, तो इसलिए उस मेले का जो नाम है लिख देता हूं मैं यहां पे, भगवान परशुराम मेला, भगवान परशुराम मेला। तो भगवान परशुराम मेला लगता है रामराय गांव में, रामराय गांव में, ठीक है। भगवान परशुराम मेला, ये प्रसिद्ध मेले हैं जो यहां पर लगते हैं। इसके अलावा तो मेले हमने देख लिए, प्रसिद्ध जो मेले हैं वो। इसके अलावा यहां पर कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। तो वो जो तीर्थ स्थल हैं वो कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं? तो कुछ मेले हैं, कुछ मंदिर हैं जो इसमें क्या आ जाएंगे, दोबारा से रिपीट हो जाएंगे। तो मैंने बताया आपको तीर्थ स्थल में सबसे पहले हटकेश्वर का नाम आता है, हटकेश्वर तीर्थ। ये हटकेश्वर तीर्थ है। ये हटकेश्वर तीर्थ क्या है, देखो, इसका संबंध माना जाता है कि जो दधीची ऋषि थे, उस दधीची ऋषि से, मेरी भी जबान जो है ना इस पे हो रही है, दधीची ऋषि से इनका संबंध है। और ये जो दधीची ऋषि थे, नाम ही गड़बड़ हो गया यार, दधीची ऋषि, माना जाता है कि इन्होंने जब अपनी हड्डियां दान की थी तो उन्होंने कहा था कि 68 जगह से पानी मंगवाया जाए, 68 स्थानों से पानी मंगवाया जाए। और 68 स्थानों से पानी मंगवाकर उस पानी से क्या किया था, उन्होंने स्नान किया था। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये हटकेश्वर जो है ये 68 गांवों का तीर्थ स्थल है, 68 गांवों का, कि 68 जगह से क्या आया था, पानी आया था, 68 गांवों का तीर्थ स्थल। या फिर कुछ किताबें ऐसा भी लिखती हैं कि ये 68 तीर्थों का संगम है। दोनों बातें हैं तो दोनों चीजें ठीक हैं। 68 तीर्थों का संगम है, 68 तीर्थों का संगम है, कि वो जो पानी आया था वो 68 जगह से पानी आया था, उससे उन्होंने स्नान किया था, तब उन्होंने अपनी हड्डियां जो है वो दान की थी। और इस वजह से इसका संबंध जो है वो दधीची ऋषि के साथ है, इसका जो संबंध है वो दधीची ऋषि के साथ है। और ये जो मंदिर है, ये जो तीर्थ स्थल है, ये हटकेश्वर तीर्थ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा यहां पर एक तीर्थ है इक्कस तीर्थ। दूसरा जो है वो है इक्कस तीर्थ। इक्कस तीर्थ महाभारत में एक राजा हुए, राजा इक्ष्वाकु। तो जो राजा इक्ष्वाकु थे उनके संबंधित है। और ये जो तीर्थ स्थल है, इस तीर्थ स्थल का इक्कस गांव है, जिन में पड़ता है इक्कस गांव, उस इक्कस गांव में है ये, ठीक है। इसके बाद है हंसडहर तीर्थ। हंसडहर तीर्थ, ये जो हंसडहर तीर्थ है, इस हंसडहर तीर्थ का संबंध कर्दम मुनि के साथ है। यहां लिख लेंगे, इसका जो संबंध है वो कर्दम मुनि के साथ है।
कृदम मुनि के साथ कैसे है इसका संबंध, इसका नाम हंस डहर क्यों पड़ा, कि माना जाता है कि जो कृदम मुनि थे उनकी जब शादी हुई तो उन्होंने यहां पे शादी की और भगवान ब्रह्मा हंस पे बैठकर यहां पर पधारे थे और हंस पे बैठ के यहां पर पधारे थे, इसलिए इस स्थान का जो नाम है वो क्या पड़ा, हंस डहर पड़ा और इसको क्या कहा जाता है, हंस डहर तीर्थ कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर है ढूंढू तीर्थ। ढूंढू, अब आपको पता है ढूंढने का मतलब क्या होता है, खोजना। जो महाभारत का युद्ध था, उस महाभारत के युद्ध में जो दुर्योधन था, दुर्योधन को पानी में छिपने की कला आती थी, तो दुर्योधन अपनी जान बचाते हुए यहां पर आकर तालाब के अंदर छिप गया था। जब वो तालाब के अंदर छिप गया था तो भीम ने क्या किया था, दुर्योधन को यहां पे ढूंढा था। तो भीम ने यहां पे ढूंढा था, तो इसलिए यहां पर लिख देंगे कि दुर्योधन, यहां पर दुर्योधन को भीम ने ढूंढा था, भीम ने ढूंढा था और उसी के नाम पर इस स्थान का नाम क्या पड़ा, ढूंढू तीर्थ पड़ा। ठीक है, ढूंढू तीर्थ। इक्कस तीर्थ, हंस डहर तीर्थ, कर्दम मुनि, भगवान ब्रह्मा यहां पर हंस पे पधारे थे और इसके अलावा ढूंढू तीर्थ। और भगवान परशुराम की जो जन्मस्थली है वो रामराय है, तो रामराय तीर्थ तो होगा ही होगा। ठीक है, और रामराय तीर्थ का जो संबंध हो जाएगा वो किसके साथ हो जाएगा, भगवान परशुराम के साथ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक तीर्थ है यहां पर राजपुरा तीर्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मानते हैं कि जो राजपुरा तीर्थ है यहां पर भगवान श्री कृष्ण पधारे थे और जब श्री कृष्ण यहां पधारे तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब अपने कोई व्यक्ति मर जाता है परिवार में तो हम क्या करते हैं कि उसके जब दाह संस्कार के 3-4 दिन के बाद उसकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार लेके जाते हैं, या फिर कुछ जगह हैं जहां गढ़ गंगा की मान्यता है, गढ़ गंगा लेके जाते हैं ताकि उसको मोक्ष मिल जाए और उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यहां अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी मुक्ति सीधी हो जाएगी, सीधे मुक्ति हो जाएगी, उसको उसकी जो अस्थियां हैं उसकी अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाएगा। तो हरियाणा का ये एक ऐसा स्थान है जहां पर अस्थियों का विसर्जन नहीं होता है, जहां अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाता है, अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाता है। तो ये क्या कर लेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या कर लेंगे यहां पर लिख लेंगे, ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, उसके अलावा पांडु पिंडारा, ऑब्वियसली पांडु पिंडारा मंदिर भी है, पांडु पिंडारा मेला भी है, पांडु पिंडारा तीर्थ भी है। ठीक है भाई, यहां पर हरियाणा का जो है लघु हरिद्वार है और यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर सोमवती अमावस्या को तो विशेष तौर पे यहां पर पिंडदान होता है, यहां पर पिंडदान होता है। ठीक है, गया एक जगह है गोवा में, वहां पर भी पिंडदान होता है। इसके अलावा है यहां वराहा तीर्थ, वराहा तीर्थ। तो वराहा तीर्थ किससे संबंधित है, भगवान विष्णु का जो अवतार था, वराहा अवतार, भगवान विष्णु का जो वराहा अवतार था उस वराहा अवतार से संबंधित है। और एक और तीर्थ है जो मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया, अभी मैंने आपको बताया अभी, सफीदो। तो सफीदो का जो पुराना नाम था वो सर्पदमन ही था, सर्पदमन। और यहां पर यज्ञ किया था, सर्पदमन यज्ञ करवाया गया था। और ये जो सर्पदमन यज्ञ था ये किसने करवाया था, मैंने आपको बताया, राजा जन्मेजय ने, राजा जन्मेजय ने यज्ञ करवाया। और राजा जन्मेजय ने जितने भी नाग थे उन सभी नागों की आहुति दूंगा, क्योंकि उसके पिता की जो मृत्यु हुई थी वो नाग के काटने से ही हुई थी। ठीक है, तो ये क्या है, सफीदो तीर्थ, सफीदो तीर्थ। तो ये प्रसिद्ध तीर्थ है यहां पे। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे एंड आप लोग प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे, एचएसएससी के देख लो, एचपीएससी के देख लो, तो आप जिला दर्शन की सीरीज को पूरा कर लेते हैं, सारे जिलों के बारे में पढ़ लेते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप लगा पाएंगे, इजिली लगा पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो कंटेंट जो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, तो आप मान के चलिए टू द पॉइंट है एकदम चीजें, और ये जो चीजें हैं ये एकदम एग्जैक्ट आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें आपकी मोस्टली हरियाणा जीके है वो हरियाणा जिला दर्शन से कवर हो जाएगी। उसके बाद फिर हरियाणा की हिस्ट्री है, हरियाणा की पॉलिटी है, हरियाणा की ज्योग्राफी, वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो लास्ट यही है मेरा कहना कि कमेंट जरूर करके जाया करो ये क्लास खत्म होने के बाद। और दूसरा, एचसीएस और टीओएटीओ के लिए ज्योग्राफी की क्लासेस तो चल ही रही है,
तो ज्योग्राफी की क्लास होती है, उस क्लास को भी अटेंड किया करो, जहां पे हम एमसीक्यूज भी करवाते हैं। और इसके अलावा ज्योग्राफी के और भी डिस्कशन, जितने भी टॉपिक डिस्कशन है, पूरी कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी कुरुक्षेत्र सीरीज है, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। तो वहां पे मैंने पूरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई है शुरू से लास्ट तक, जियोमॉर्फोलॉजी पूरी पढ़ा रखी है, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, तो ज्योग्राफी का पूरा डिस्कशन वहां पे कर रखा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो आता है आपका, तो ये हो गए आपके प्रसिद्ध जो है वो तीर्थ स्थल है वो। अब हम देख लेते हैं कुछ पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल, हाँ, अगर हम पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है हरियाणा का, वो यहां पर कम ही पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, एक रानी तालाब है और एक जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय। रानी तालाब पर्यटन स्थल है और एक है जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय। ठीक है, म्यूजियम है, संग्रहालय, जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय। ये दो यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा वैसे तो और भी है, एक हरियल पर्यटन स्थल है, एक बुलबुल पर्यटन स्थल है। हरियल पर्यटन स्थल है और एक जो पर्यटन स्थल है वो बुलबुल पर्यटन स्थल है। बुलबुल पर्यटन स्थल है, हरियल पर्यटन स्थल और बुलबुल पर्यटन स्थल। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट यहां पर पर्यटन स्थल है। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। प्रसिद्ध कॉलेज कौन कौन से हैं? अगर हम प्रसिद्ध कॉलेज की बात करते हैं, शिक्षण संस्थानों की बात करते हैं, तो यहां पर जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है वो कौन कौन से संस्थान हैं आप देखेंगे। तो सबसे तो पहले तो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, CRSU बोलते हैं ना शॉर्टकट में। चौधरी रणबीर सिंह कौन थे? चौधरी रणबीर सिंह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता थे और रोहतक से MP भी रहे। जब देश आजाद होता है 1947 में, पहला लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो पहले लोकसभा के इलेक्शन में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी सिलेक्ट होते हैं और ये जो इलेक्ट किए जाते हैं, सॉरी, और ये जो यूनिवर्सिटी बनी ये 2014 में बनी, 2014 में बनी। इसके अलावा यहां पर और तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है नहीं जींद में, कोई एक यही है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, और कोई ऐसा कि इसमें कुछ खास है नहीं बताने के लिए। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं कि और हम चीजों की, तो यहां पर कुछ महान व्यक्तित्व है। ठीक है, महान व्यक्तित्व यानी कि यहां से आने वाले जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहां से आने वाले जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं यानी कि जो महान व्यक्ति हैं, फेमस पर्सनैलिटीज यहां की रहने वाली हैं, वो कौन कौन सी हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले जब जिक्र होता है तो सबसे पहले जिक्र होता है, लिखो, सीताराम पांचाल। सीताराम पांचाल, ये जो सीताराम पांचाल हैं, ठीक है, आप लोगों ने, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इनको देखा होगा, नहीं देखा होगा, कि एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी आदमी को हम फोटो को दिमाग में सेट कर लेते हैं, देख लेते हैं ना, तो आप उसको जान पाते हैं। ये अभिनेता है, अभिनेता है, फिल्मों में काम किया इन्होंने। एक प्रसिद्ध फिल्म आई थी पान सिंह तोमर, आपने देखा होगा, ठीक है, और उसमें इरफान खान मुख्य भूमिका में थे। तो जो सीताराम पांचाल हैं, वो सीताराम पांचाल ने बेसिकली रहने वाले तो ये नरवाणा के थे, रहने वाले तो थे ये नरवाणा के, जींद के, लेकिन इन्होंने काम किया वो पान सिंह तोमर में फिल्म किया, पान सिंह तोमर फिल्म में काम किया। और इसके अलावा एक और फिल्म थी बैंडिट क्वीन, तो जो बैंडिट क्वीन थी, उस बैंडिट क्वीन में भी सीताराम पांचाल ने अपना अभिनय प्रस्तुत किया। दूसरे नंबर पर यहां से जो प्रसिद्ध व्यक्ति आते हैं वो आते हैं हरफूल सिंह जाट। हरफूल सिंह जाट जुलानी, ठीक है, बहुत सुना होगा नाम आपने, हरफूल सिंह जाट, हरियाणा सवा शेर की उपाधि मिली थी इन्हें, हरफूल सिंह जाट। जो हरफूल सिंह जाट थे ये बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। ठीक है, हरफूल सिंह जाट ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, और हरफूल सिंह जाट जो थे ये प्रसिद्ध गौ सेवक भी थे, प्रसिद्ध गौ सेवक भी थे, दोनों चीजों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, और जाट जुलानी क्यों कहा जाता है वो बता दे पहले, क्योंकि इन्होंने अपना सर्वाधिक समय जो बिताया वो जुलानी गांव में बिताया।
सर्वाधिक समय जो बिताया वो जुलानी गांव में बिताया। तो सर्वाधिक समय जुलानी में बिताने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है कि इन्हें कहा जाता है कि ये हरफूल सिंह जाट जुलानी। और लेकिन इनका जो जन्म था वो भिवानी में हुआ था। लिख लो यहां पर कहीं स्टार मार्क लगा के, इनका जो जन्म हुआ वो जन्म कहां पे हुआ, भिवानी में हुआ। जन्म भिवानी में हुआ लेकिन सर्वाधिक समय बिताया जुलानी में, तो इसलिए हरफूल सिंह जाट जुलानी कहा जाता है। और ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक टोहाना में एक पूरा गो हत्था था और उस पूरे के पूरे गो हत्थे को इन्होंने तोड़ दिया था। गो सेवक थे, गौ भक्त थे। तो लिख लो टोहाना में गो हत्थे को तोड़ा था। इन्हें कहा जाता था कि ये चलता फिरता कोर्ट है। ठीक है, तो इसको लिख लो क्योंकि ये फैसला करते थे ऑन द स्पॉट। बहुत महान व्यक्ति थे। चलता फिरता कोर्ट, जैसे कई बार फिल्मों में देखा होगा ना आपने कि जो हीरो की मुख्य भूमिका में होता है कि कोई भी दुखी व्यक्ति उसको कुछ बात बताता है तो वो क्या करता है, फैसला ऑन द स्पॉट। तो फैसला ऑन द स्पॉट था, इसलिए इन्हें कहा जाता है चलता फिरता कोर्ट। और उत्तर भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। उत्तर भारत का रॉबिन हुड, उत्तर भारत का रॉबिन हुड। गरीबों की मदद करते थे, गरीबों के साथ रहते थे। और सवा शेर की उपाधि, एक नैन खाप थे, नैन खाप ने इनको सवा शेर की उपाधि दी कि शेर नहीं थे ये, सवा शेर थे। कहते ना सवा शेर की उपाधि नैन खाप ने दी। कहते ना कि शेर खाने वाले को सवा शेर जरूर मिलता है, तो इसको सवा शेर की उपाधि दी थी, वो नैन खाप ने दी थी। और फिर अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े। जब ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और जब अंग्रेजों को खटक गए तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको फांसी की सजा सुनाई। इनको फांसी मिली 1936 में, इनको फांसी हुई 1936 में फांसी हुई। और वो जो फांसी हुई वो हुई फिरोजपुर में। तो लिख लेंगे 1936 में इनको फिरोजपुर में फांसी हुई। इनका जो मृत शरीर था उस मृत शरीर का दाह संस्कार नहीं किया गया था। इनके मृत शरीर को फिरोजपुर में इनको फांसी हुई, वहां इनकी मृत्यु होती है। और उसके बाद इनके मृत शरीर को सतलुज नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। सतलुज नदी में बहा दिया गया था, ऐसे लिख लेंगे, सतलुज नदी में बहा दिया गया था। तो हरफूल सिंह जाट जुलानी, यहां पर इनका मृत शरीर था वो बहा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। 1 मिनट रुकना भाई, जस्ट एक कॉल आ रही है। हाँ भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये किसके बारे में हो गया, हरफूल सिंह जाट जुलानी के बारे में। नेक्स्ट लिखो पंडित अमीलाल। पंडित अमीलाल, जो पंडित अमीलाल थे, माना जाता है कि ये गांधी जी के सेवक थे। माना क्या जाता है, थे ही ये, और इसलिए इन्हें कहा जाता है महात्मा गांधी जी के सेवक। महात्मा गांधी जी के सेवक रहे हैं। तो हरफूल सिंह जाट जुलानी, पंडित अमीलाल। उसके बाद लिखो बीरेंद्र सिंह डुमरखिया। ये बहुत प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं, बहुत प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं। और ये जो क्षेत्र है ना, ये जींद का क्षेत्र है। बेसिकली घग्गर और यमुना के जलोढ़ से बना हुआ है। ठीक है, और जलोढ़ का जो पानी होता है, जलोढ़ जो होता है उसे कहा जाता है, जो पुराना जलोढ़ होता है उसे बांगर कहा जाता है। ठीक है, नया जलोढ़ होता है उसे खादर कहा जाता है। तो ये जो जींद के आसपास का एरिया है इसको बांगर कहते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ना, भाभर, तराई, बांगर, खादर। तो वो जो बांगर खादर है, तो ये बांगर का एरिया है, इसलिए इन्हें बांगर का शेर, इन्हें बांगर का शेर कहा जाता है। बांगर का शेर कहा जाता है, बांगर का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, यहां से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और यजुवेंद्र चहल।
यजवेंद्र चहल क्रिकेटर तो है ही, आपको पता होगा प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर भी हैं और क्रिकेट से भी इनका संबंध है, और उसके साथ साथ शतरंज के साथ भी, शतरंज के भी बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है उनको देख के अंदाजा नहीं लगाना है। ठीक है, क्रिकेटर हैं, अच्छे खासे क्रिकेटर हैं, और उसके साथ साथ क्या है, दूसरे नंबर पे वो बहुत प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, उसके बाद लिखो दूसरा, महावीर गुड्डू। महावीर गुड्डू जो हैं ये गायन से संबंध रखते हैं। महावीर गुड्डू का जो संबंध है वो महावीर गुड्डू का संबंध है गायन क्षेत्र से, और इन्हें भगवान शिव के भक्त हैं। भगवान शिव के भक्त होने के कारण इन्हें हरियाणा का बम लहरी कहा जाता है। हरियाणा का बम लहरी कहा जाता है महावीर गुड्डू को, हरियाणा का बम लहरी। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित पुरस्कार होते हैं उसमें पद्मश्री जो सम्मान होता है वो पद्मश्री मिल चुका है इनको, पद्मश्री मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है। तो लिख लो इसको, महावीर गुड्डू, यजवेंद्र चहल, और एक क्रिकेटर और भी है, राजेंद्र गोयल। यहीं पर लिख लो यजवेंद्र चहल के साथ राजेंद्र गोयल। जो राजेंद्र गोयल हैं ये रणजी खिलाड़ी है, रणजी खेल चुके हैं। ठीक है, तो रणजी आपको पता है क्रिकेट में खेला जाता है, तो रणजी खिलाड़ी हैं राजेंद्र गोयल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो हार्ड लेडी। हार्ड लेडी, और वो हार्ड लेडी हैं कविता दलाल। नेक्स्ट लिखो, यहां से आती हैं कविता दलाल। तो कविता दलाल क्या है, WWE रेसलर है। ठीक है, फीमेल रेसलर हैं, और इन्हें खली ने हार्ड लेडी कहा था। खली का नाम तो सुना ही होगा आप सबने, हार्ड लेडी। ठीक है, मजबूत हैं, जब कुश्ती खेल रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मजबूत तो है ही। ठीक है, दूसरा लिखो मंजीत चहल। मंजीत चहल, ठीक है, मंजीत चहल दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। एशियन गेम्स में इनको स्वर्ण पदक मिल चुका है। मंजीत चहल को एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक मिल चुका है, स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। लिख लो इसको, एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद लिखो जींद में ना एक जींद प्रजामंडल स्थापित हुआ। तो जींद प्रजामंडल क्या होता है, प्रजामंडल क्या होता है कि जींद में मैंने बताया आपको कि शासक होते थे, राजा होते थे। तो जब प्रजा शासक से परेशान हो जाती है, प्रजा शासक से दुखी हो जाती है, तो वो क्या करती है, प्रजा इकट्ठा होकर उसके खिलाफ कुछ आंदोलन छेड़ती है। तो यहां पर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था निहाल सिंह तक्षक। निहाल सिंह तक्षक। तो ये जो निहाल सिंह तक्षक थे, ये निहाल सिंह तक्षक क्या थे कि ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, स्वतंत्रता सेनानी थे। और निहाल सिंह तक्षक जो थे, जो जींद प्रजामंडल की स्थापना हुई 1939 में, तो 1939 में जींद प्रजामंडल के संस्थापक भी रहे। जींद प्रजामंडल के संस्थापक भी रहे। ठीक है, तो इसको लिख लो, निहाल सिंह तक्षक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, और उसके अलावा जींद प्रजामंडल के संस्थापक भी रहे। ठीक है, ओके। और महाराजा रणजीत सिंह का भी संबंध है, रहने वाले नहीं थे यहाँ के, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के रहने वाले थे, बट उनका जो ननिहाल था, उनका ननिहाल जींद में था। तो महाराजा रणजीत सिंह का भी संबंध कहां से होता है, जींद से होता है। तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति रहे जो कि जींद के रहने वाले थे, जो कि जींद के रहने वाले थे। ठीक है, क्लियर होगी बात? आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो जींद की स्थिति क्या है, जींद की लोकेशन क्या है, जींद के प्रसिद्ध मेले, प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, प्रसिद्ध व्यक्ति, ये हमने पढ़ लिए हैं। और एक छोटा सा डिस्कशन,
एंड दैट इज अबाउट कि जो जींद है उसके बारे में कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स, जींद के। तो जब हम मिसलेनियस फैक्ट की बात करते हैं तो जो सेल्फी विद डॉटर है, वो सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत यहीं से हुई थी। सेल्फी विद डॉटर, ताकि लिंग अनुपात को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके कि अपनी बेटी के साथ क्या करना है, सेल्फी लेना है। तो सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत जो हुई वो जींद का एक गांव है बीबीपुर गांव। बीबीपुर गांव के सरपंच होते थे सरपंच साहब सुनील जागलान जी ने इसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद फिर ये पूरे भारत में ये चीज क्या हुई, प्रसिद्ध हुई। और यही लिख लेना, बीबीपुर गांव जींद में है और बीबीपुर झील जो है वो कुरुक्षेत्र में है। बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में है। बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में है। तो पहला पॉइंट है दैट इज सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत यहां से हुई। दूसरा, प्रदेश का पहला ग्राम सचिवालय। तो जो प्रदेश का पहला ग्राम सचिवालय यहीं पर बना, हैबतपुर गांव में। प्रदेश का पहला ग्राम सचिवालय, प्रदेश का पहला ग्राम सचिवालय था हैबतपुर गांव में। इसके अलावा हरियाणा में सबसे कम झाड़ियों वाला जिला, सबसे कम झाड़ियां, तो सबसे कम झाड़ियां जींद में है। हालांकि जींद में ज्यादा वो नहीं है, बट जींद में झाड़ियों की संख्या है वो सबसे कम है। और कीकर, सफेदा, नीम, आम सबसे ज्यादा है। कीकर, सफेदा, नीम यहां पर क्या है, मैक्सिमम है। हरियाणा में सबसे अधिक कीकर, सफेदा, नीम यहीं पर है। लेकिन झाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो झाड़ियां क्या है, सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद लिखो जो जाट बेल्ट है, उस जाट बेल्ट का चौथा जिला यही है। ठीक है, जाट बेल्ट में सोनीपत आता है, रोहतक आता है, हिसार आता है और फिर क्या आता है, जींद आता है। तो जाट बेल्ट का चौथा जिला, तो चौथा जिला है जींद। और पहले तीन जिले क्या हैं, सोनीपत, रोहतक, हिसार एंड देन आफ्टर जींद। सोनीपत, रोहतक, हिसार और जींद। तो चौथे नंबर का जो जिला है वो जाट बेल्ट का चौथा जिला यही है। ठीक है, प्रदेश में सबसे कम सड़क घनत्व, तो सबसे कम सड़क घनत्व कहां पर है, जींद में है। लिख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको, सबसे कम सड़क घनत्व। ठीक है, और एक योजना शुरू हुई थी जब कोविड के टाइम पे, ठीक है, लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया था, कि इंटरनेट की सुविधा सबको मिले, हर घर फाइबर। तो वो जो हर घर फाइबर है, यहीं पे लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं, हर घर फाइबर। ये जो हर घर फाइबर है, इसकी शुरुआत अलेवा से की गई थी। इसकी शुरुआत कहां से की गई थी, अलेवा से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ओके। इसके बाद लिखो, जो जींद की संस्कृति है, जींद की संस्कृति, उसको दिखाने के लिए एक बुक लिखी गई। जींद की संस्कृति है कि हर जगह है, कि आजकल क्या है कि हर जगह अपनी अपनी संस्कृति को दिखाया जाता है, तो उसके लिए बुक लिखी। और उस बुक का नाम था कॉफी टेबल बुक। कॉफी टेबल बुक। तो कॉफी टेबल बुक किसके बारे में बताती है, जींद की संस्कृति के बारे में बताती है। ठीक है, अजीत बालाजी और एक व्यक्ति और थे, उन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा था। अजीत बालाजी थे और प्रोफेसर जोशी थे, प्रोफेसर जोशी व अजीत बालाजी, ये दो नाम याद रखेंगे आप, अजीत बालाजी, इन्होंने मिलकर इस बुक को लिखा था। ठीक है, तो जींद की संस्कृति इस बुक में दर्शाई गई है। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट बैटल ऑफ द इंडिपेंडेंस, आजादी की प्रथम लड़ाई, दैट इज द रिवोल्ट ऑफ द 1857।
1857 की क्रांति को माना जाता है। तो 1857 की क्रांति में, 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय पर हरियाणा में सबसे ताकतवर रियासत जो थी, सबसे ताकतवर रियासत, वो सबसे ताकतवर रियासत कौन सी रियासत थी? जींद रियासत थी। जो राजा होते थे वो राजा स्वरूप सिंह होते थे, लेकिन जो राजा स्वरूप सिंह थे इन्होंने भारतीयों का साथ नहीं दिया। मैंने आपको बताया कि जींद रियासत के जो राजा थे उन्होंने भारतीयों का साथ नहीं दिया बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय हरियाणा की सबसे ताकतवर जो थी वो रियासत क्या थी? जींद रियासत थी, और इनके राजा जो थे वो स्वरूप सिंह थे। ठीक है, और 1798 में, हालांकि ये पॉइंट पहले आना चाहिए था, 1798 में जींद रियासत पर जॉर्ज थॉमस ने अधिकार कर लिया था। जॉर्ज थॉमस, ये वही जॉर्ज थॉमस है जिसने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। आयरलैंड से आया था ये, हरियाणा के 1200 से अधिक गांवों को इसने लूटा, और इसको समुद्री लुटेरा कहा जाता है कि समुद्र के रास्ते आया था। तो ये जो जॉर्ज थॉमस था ये समुद्री लुटेरा था, जॉर्ज थॉमस, और इसने जींद रियासत पर क्या कर लिया था? अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, एक दो पॉइंट और हैं। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो सबसे अधिक गांव जिनका नाम राग पर है, संगीत में जो राग गाए जाते हैं तो राग पर सबसे अधिक गांव यही हैं। राग पर सबसे अधिक गांवों के नाम, सबसे अधिक गांवों के नाम कहां पर हैं? जींद में है। और जींद में गजपत सिंह का किला भी है। राजा गजपत सिंह के बारे में हमने पढ़ा था। गजपत सिंह का किला भी जींद में स्थित है, जींद में लोकेटेड है। ठीक है, चलो यहां तक की बात होगी। एक वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है, वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र है बीरबारा। तो बीरबारा वन्य जीव, बीरबारा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कहां पर है? जींद में। ठीक है, बीरबारा, ये याद रखना। ये तो मतलब आप एचएसएससी में देखोगे तो पता नहीं कितनी बार ये सवाल बार बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा रानी सोहाद्री, रानी सोद्राही और उनके पति जो थे, उनके पति का नाम था राजा भाग सिंह। तो राजा भाग सिंह का जो संबंध है, राजा भाग सिंह का जो संबंध है वो यहीं से है। ठीक है, एक ये पॉइंट है, राजा भाग सिंह। ये जो राजा भाग सिंह थे 1803 में जो सरजी अंजन गांव की संधि होती है, उस सरजी अंजन गांव की संधि के तहत हरियाणा पे मराठों के बाद अंग्रेजों का शासन आता है। तो उसमें भी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, और फिर बाद में इनको लकवा मार गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद इनकी क्या हो जाती है? अल्टीमेटली मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या कर लेंगे आप? एक पॉइंट याद रख लेंगे। ठीक है, तो यहां तक की बातें आपको क्लियर होगी होंगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि जींद के बारे में, जींद जिले के बारे में जितने भी डिस्कशन थे वो हमने कर लिए हैं। इवन देन अगर कुछ डिस्कशन बचते हैं, अगर कुछ पॉइंट रहते हैं, तो वो पॉइंट जब हम हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ेंगे, हरियाणा की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हरियाणा की पॉलिटी पढ़ेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, सारी चीजें हमने देख ली हैं, और कोई पॉइंट ऐसा बचता नहीं है कि जो हमने ना किया हो। ठीक है, तो हमने देख लिया है कि जींद का जो वर्णन है वो पुराने समय से जो है ना, वो हम देखते आ रहे हैं कि पुराने समय से जींद के बारे में बताया गया है, पुराने समय से जींद का इतिहास मिलता है। ठीक है, इवन पद्म पुराण में जींद का इतिहास दिखाया जाता है, पद्म पुराण में जींद के बारे में बताया गया है, महाभारत जो है, महाभारत में जींद के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि जो जींद है, उस जींद में वीरवारा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जींद में है। ठीक है, और प्रथम ग्राम सचिवालय जींद में बना था हैबतपुर गाँव में। और इसके अलावा जितने भी जींद के प्रमुख जो शासक हुए उनके बारे में हमने पढ़ लिया, जींद के जो प्रमुख स्थान है उनके बारे में हमने पढ़ लिया, जींद के जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में हमने पढ़ लिया। तो आई थिंक कोई पॉइंट ऐसा बचता नहीं है कि जो हमने जींद के बारे में ना पढ़ा हो, जिसका हमने ना देखा हो। ठीक है, एक प्रसिद्ध है ढूंढू तीर्थ। ढूंढू तीर्थ मैंने आपको बताया कि ढूंढू तीर्थ जो है वो ढूंढू तीर्थ भी यहीं पर है, और ढूंढू तीर्थ का वर्णन अभिज्ञान शकुंतलम में भी मिलता है।
ढूंढू तीर्थ का वर्णन, ठीक है। तो जहां पर दुर्योधन को ढूंढा गया था, और 21 तीर्थ है, 21 तीर्थ के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैं वो हमने कवर कर ली हैं, ज्यादातर चीजें कवर हो गई हैं। तो इससे बाहर अगर कोई सवाल आता है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि क्या ही पढ़ेंगे आप फिर, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम देख रहे हैं, और कुछ बचता है तो मैंने आपको बताया कि वो हम बाद में कवर कर लेंगे। तो लास्ट मेरा यही कहना है आपसे कि इस सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करना है कि जैसी भी एक क्लास आपको लगती है। और इसके अलावा ये पीपीटी आपको जो है वो मिल जाएगी, ये पीपीटी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर ये पीपीटी भी मेरे पास है, तो आपको ये चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं, मैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे डाल दूंगा, और यहां से आप क्या कर लेंगे, इसको देख लेंगे। बाकी सारी चीजें जो इस पीपीटी में लिखी हैं वो मैंने बता दी हैं। और ज्यादा इफेक्टिव जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव हैंड रिटन नोट्स होते हैं। आप अपने खुद बनाएंगे तो एक एक चीज को याद कर पाएंगे, लिख पाएंगे और रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट यही कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी प्रिपरेशन करते रहिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करके जाना है। सी यू।